Hello students, we have studied the lesson The Fun They Had, and at present we are doing the exercises based on the lesson, grammar exercises based on the lesson. बच्चों हम लोगों ने पहला फर्स्ट लेसन द फन दे हैड की रीडिंग कर ली है, पढ़ लिया है उसको, और हम लोग अब उससे संबंधित जो ग्रामर एक्सरसाइजेस माने लेसन से संबंधित ग्रामर एक्सरसाइजेस हैं अपने सिलेबस में, उनको कर रहे हैं। तो कल आप लोगों ने एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाए थे, जैसे एंग्री से एंग्रीली, मेरी से मेरीली, इजी से ईजली। तो एडवर्ब्स बनाना सीखा था, एडजेक्टिव से एडवर्ब्स बनाया था। बच्चों, टुडे आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पर विचार करेंगे, और ये जो एक्सरसाइज है अपने सिलेबस में ये कंडीशनल सेंटेंसेस पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट कंडीशनल सेंटेंसेस आर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस को हम अपनी भाषा में शर्त प्रकट करने वाले वाक्य कहते हैं, या कह सकते हैं शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, और इनका ज्ञान होना, इनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेंटेंसेस करीब करीब सभी लेसन्स में यूज्ड होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो इनका सही ज्ञान होना, to have correct knowledge of all types of conditional sentences is very necessary in order to learn the language. भाषा को सीखने के लिए ये सभी प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस का जानना जरूरी है। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो जीरो कंडीशनल्स, दूसरे फर्स्ट कंडीशनल्स, तीसरे सेकंड कंडीशनल्स, और एक और प्रकार है थर्ड कंडीशनल्स। तो जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल्स, सेकंड कंडीशनल्स एंड थर्ड कंडीशनल्स। अब ये जो हम लोगों के सिलेबस में एक्सरसाइज दी हुई है ये रिलेटेड है फर्स्ट कंडीशनल से। तो फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि जैसे अपनी भाषा में मैं एक सेंटेंस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो अगर तुम पढ़ोगे, देखिए अगर तुम पढ़ोगे, अगर वाला जो क्लास है वो कंडीशनल है क्योंकि अगर लगा हुआ है। इफ
इफ इंग्लिश में इफ से शुरू होगा। तो इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे। अब इफ यू स्टडी और फिर इफ क्लास जब पहले रखते हैं तो कॉमा लगा के तब अगला क्लास लिखेंगे। तो इफ यू स्टडी यू विल पास, इफ यू स्टडी फिर कॉमा रख देंगे, कॉमा यू विल पास। तो अपनी भाषा में देखो दोनों में तरफ गे गे आ रहा है। अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति में जो कंडीशनल क्लास है, जो शर्त प्रकट करने वाला क्लास है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो अगर तुम पढ़ोगे तो इसका ट्रांसलेशन आप करोगे इफ यू स्टडी। इफ यू विल स्टडी नहीं होगा। हिंदी जैसे आप हिंदी में कहें इसमें गे लगा है तो विल लगा दे, नहीं, गलत हो जाएगा। इस कंडीशन वाला जो क्लास है जिसमें कंडीशन प्रकट की जा रही है उसको हम रखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इफ यू स्टडी कॉमा यू विल पास। और जो मेन क्लास है, जो रिजल्ट है, तो तुम पास हो जाओगे, यू विल पास, उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। ये इफ कंडीशन, जो कंडीशनल क्लास जो होता है इसको हम पहले भी रख सकते हैं और बाद में भी रख सकते हैं। जैसे अभी जो सेंटेंस मैंने बोला इफ यू स्टडी कॉमा यू विल पास, तो ये सेंटेंस जो है इसमें आप देख रहे हो कि इफ क्लास पहले रखी गई है और मेन क्लास जो है वो बाद में रखी गई है। क्लास CLAUSE, क्लास, क्लास जो होता है वो क्या होता है, एक सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है। तो क्लास नहीं, क्लास उपवाक्य जिसको कह सकते हो। तो जो शर्त वाला है उसको पहले रखा गया, उपवाक्य। अब क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं यू विल पास इफ यू स्टडी, तुम पास हो जाओगे अगर तुम पढ़ोगे। तो इसमें जो कंडीशनल क्लास है वो राइट हैंड पे चला गया और जो मेन क्लास है वो लेफ्ट हैंड पे आ गया। ऐसी स्थिति में हम बीच में कॉमा नहीं लगाते। जब हम कंडीशनल क्लास राइट हैंड पे रखते हैं, माने पहले मेन क्लास फिर कंडीशनल क्लास रखते हैं, तो मेन क्लास के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं, सीधे लिख देंगे बस यू विल पास इफ यू स्टडी। और जब उसको इधर लाएंगे, माने कंडीशनल क्लास पहले रखेंगे, इफ यू स्टडी तो कॉमा लगाना पड़ेगा, कॉमा यू विल पास। तो ये मैंने आपको कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको बताया और समझाया। अब ये जो कंडीशनल क्लास है ये अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने जो बोला था सेंटेंस इफ यू स्टडी यू विल पास, तो इसमें इफ यू स्टडी, अगर तुम पढ़ोगे, ये जो क्लास है ये अफर्मेटिव है। लेकिन हम अगर इस तरीके से इसको मैं बोलूं इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल नॉट पास, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं होगे। तो इसमें देख रहे हैं आप कि जो कंडीशनल क्लास है जो वो निगेटिव में है, निगेटिव है। इफ यू डू नॉट स्टडी, और मैंने आपको बताया कि जो कंडीशनल क्लास है वो इफ वाली क्लास जो है, जो इफ से शुरू हो रही है और दोनों तरफ वो फ्यूचर की ओर इंडिकेट कर रही है,
उसका इंडिकेशन, उसका संकेत फ्यूचर की ओर होता है, लेकिन उसको उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम बनाते, उसको हम रखते उसको है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो आप देख रहे हो कि डू नॉट का प्रयोग हुआ है। इफ यू डू नॉट स्टडी कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। अब आपको सीखना क्या है, ये जो एक्सरसाइज है इसमें एक क्लास दे दिया है और दूसरे क्लास को आपको कंप्लीट करना है। तो ऐसा होता है, अनलेस का प्रयोग कर भी इसमें आपको जानना है। यानी जो निगेटिव क्लास होती है, माने जो इफ क्लास निगेटिव होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जो क्लास उसमें उसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे, और कैसे लिख सकते हैं, अनलेस लगा करके लिख सकते हैं दूसरे रूप में। वो एक दूसरा एक मतलब फॉर्म है, स्वरूप है। जैसे अगर हम कहें, अगर मैं आप से कहूं कि इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल नॉट सक्सीड, तो इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करके अगर बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? इफ यू डू नॉट स्टडी, इसमें अनलेस का प्रयोग होगा। कंडीशनल जो क्लास है उसी में अनलेस का प्रयोग होता है, करेंगे आप। तो अनलेस का प्रयोग जब करेंगे तो डू नॉट या डज नॉट जो लगा होता है वो हट जाएगा, वो हट जाता है। तो इफ यू डू नॉट स्टडी क्या हो जाएगा? अनलेस यू स्टडी। टेंस प्रेजेंट ही रहेगा, लेकिन क्यों डू नॉट हट जाएगा? क्यों हट जाएगा? क्योंकि अनलेस स्वयं निगेटिव का सेंस देता है। तो अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट पास। तो अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। इसमें अनलेस जो होता है वो इफ नॉट के बराबर होता है और निगेटिव का सेंस देता है, इसलिए डू नॉट डज नॉट का प्रयोग अनलेस के आगे बाद में नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जो निगेटिव कंडीशनल क्लॉज होता है उसको, उसमें अनलेस का प्रयोग करके भी आप उसको बोल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि अनलेस का प्रयोग करने पर माने उसके बाद फिर आप डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए जो एक्सरसाइज आपको करनी है उस पर, उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ और पीडीएफ भी भेजूँगा। आप अपनी रजिस्टर में, अपनी कॉपी में उसको ठीक तरीके से कर लीजिएगा। और पहले सुनिए ध्यान से। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। ये जो एक्सरसाइज है उसमें लिखा हुआ है क्या करना है आपको? कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस। निम्नलिखित कंडीशनल सेंटेंसेस को पूर्ण करो। कंप्लीट माने पूर्ण करो। एक क्लास लिखा है, एक आपको पूरा करना है। दो क्लासेस मिला के सेंटेंस बनता है कंडीशनल सेंटेंस में। तो एक क्लास वो उसने लिख दिया दी है, दूसरी आपको जोड़नी अपने आधार से जो उचित बने। हालांकि मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, लेकिन अपने तरीके से भी आप घर पे अलग भी अभ्यास कर सकते हैं। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट वर्ब फॉर्म का प्रयोग करिए। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें कंडीशनल क्लॉज लिखी हुई है और मेन क्लॉज आपको जोड़नी है। इफ आई डू नॉट गो टू अंजूज पार्टी टुनाइट। ध्यान से सुनिए सेंटेंस को, बहुत ध्यान से सुनिए। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। इफ आई डोंट गो टू अंजूज पार्टी टुनाइट। अब देखिए कंडीशनल क्लॉज जो है वो इफ से शुरू है
और उसमें डू नॉट का प्रयोग है, लेकिन ये फ्यूचर की तरफ संकेत करती है। आपको बताया था कि जब फ्यूचर की ओर संकेत करे कंडीशनल क्लास तो वो सिंपल प्रेजेंट माने प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में बनेगी। तो इसीलिए इसमें डू नॉट का प्रयोग हुआ है। इफ आई डोंट गो टू अंजूज पार्टी टुनाइट, अगर मैं अंजू की पार्टी जो दे रही है, पार्टी अंजू पार्टी दे रही है, तो कहता है कि अगर मैं अंजू की पार्टी में आज रात नहीं जाऊंगा, फ्यूचर की ओर संकेत है, लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गया है, लेकिन अर्थ फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब अर्थ जो है वो फ्यूचर में जाएगा हिंदी में, और इंग्लिश में फ्यूचर की ओर संकेत होता है। तो अगर मैं अंजू की पार्टी आज रात नहीं जाऊंगा, तो कॉमा जो होता है उसका माने तो होता है, तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं क्या हो सकता है, उसी का सेंटेंस बना देना है। तो क्या होगा? अंजू नाराज हो जाएगी। भाई अंजू की पार्टी में अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? अंजू नाराज हो जाएगी। तो अब आगे आप इसको कंप्लीट कर देंगे, तो क्या लिख सकते हो? शी विल बिकम एंग्री, या ये भी लिख सकते हो शी विल बिकम अनहैप्पी। अब इसमें आपने देखा कि विल और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, माने फ्यूचर इंडेफिनिट में गया है, और जो इफ क्लाज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि इफ क्लाज फ्यूचर की ओर संकेत करता है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में नियम है ये कि जब इफ क्लाज फ्यूचर की ओर संकेत करती है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, और जो मेन क्लाज आगे की मेन क्लाज जो होती है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में रखते हैं। तो इफ आई डोंट गो टू अंजूज पार्टी टुनाइट शी विल बिकम एंग्री, या ये भी लिख सकते हो शी विल बिकम अनहैप्पी। सेकेंड सेंटेंस, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, अगर आप भोजन का ऑर्डर देने के लिए होटल को फोन नहीं करोगे तो क्या होगा? भाई आपको भोजन चाहिए और होटल को अगर फोन नहीं करोगे तो क्या होगा? भोजन नहीं मिलेगा। तो इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड वी शैल नॉट गेट फूड। आपने देखा उधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, इधर शैल और फर्स्ट फॉर्म, और उधर डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म, माने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड वी शैल नॉट गेट फूड। थर्ड सेंटेंस, अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक। अब देखिए ऊपर के सेंटेंसेस में आपको माने जो थे वो इफ से शुरू हुए थे कंडीशनल सेंटेंसेस, और अभी मैंने आपको बताया था कि इफ कंडीशनल क्लाज को, जब इफ कंडीशनल क्लाज फ्यूचर टाइम की ओर संकेत करता हो और निगेटिव हो तो उसको अनलेस से भी लिखा जा सकता है। लेकिन आपको ये भी बताया था कि अनलेस के प्रयोग के बाद आप डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे फर्स्ट फॉर्म रख देंगे, माने अफर्मेटिव में रखेंगे उसको सेंटेंस को। तो अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक तुम उत्तर देने का वादा नहीं करोगे। राइट बैक माने जैसे आपको मैं कुछ चिट्ठी लिखूं तो आप लिखो चिट्ठी, उसका उत्तर दो, रिस्पांस दो, तो उसी के संबंध में ये सेंटेंस है। वो कहता है कि अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक, जब तक तुम उत्तर देने का वादा नहीं करोगे तो क्या होगा? आई विल नॉट रिप्लाई यू, मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। जब तक तुम राइट बैक माने कि आप लिखोगे, लिखने का वादा नहीं कर लोगे, अगर
जब तक नहीं कहेंगे। अनलेस का मतलब यदि नहीं, इफ नॉट। अगर आप जो है राइट बैक करने का, माने आप प्रत्युत्तर लिखने का, रिस्पॉन्स देने का, लिखने का आप वादा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उत्तर नहीं लिखूंगा। आई विल नॉट, तो मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। आई विल नॉट रिप्लाई यू। तो इसमें अनलेस का प्रयोग है। ऊपर वाले 2 सेंटेंस थे, उनमें इफ से सेंटेंस बना था, इसमें अनलेस से बनाया गया है। नंबर 4, इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम्स। इसका क्या अर्थ होगा? फ्यूचर टाइम की ओर संकेत करेगा, क्योंकि इफ कंडीशनल क्लास जो है वह प्रेजेंट टेंस में है, तो फ्यूचर टाइम की ओर संकेत होगा। तो इफ शी डज नॉट प्ले एनी गेम्स, अगर वह गेम नहीं खेलेगी बिल्कुल, तो क्या होगा भाई? बिल्कुल गेम नहीं खेलेगी, क्या होगा? अस्वस्थ हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। शी विल ग्रो फैट, ये लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो कि शी विल बिकम अनहेल्दी, वो अस्वस्थ हो जाएगी। अनलेस, सेंटेंस नंबर 5, अनलेस दैट बर्ड फ्लाइज अवे। अनलेस जो होता है, आपको बताया था, अनलेस इज इक्वल टू इफ नॉट। अनलेस जो होता है वो इफ नॉट के बराबर होता है और निगेटिव का सेंस देता है, तो इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए सेंटेंस है, अनलेस दैट बर्ड फ्लाइज अवे, यदि वह बर्ड नहीं उड़ जाती है जल्दी से। अनलेस दैट बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, अगर वह बर्ड शीघ्रता से नहीं उड़ जाएगी तो क्या होगा? द कैट लिखा हुआ है, आगे आपको पूर्ण करना है, उसे मार डालेगी। द कैट विल किल इट, बिल्ली उसे मार डालेगी। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज मैंने सॉल्व कर दी है, इसका PDF भेज रहा हूँ, आप अपने रजिस्टर में ठीक से इसको कर लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर लिखिएगा। और जो वीडियो मैंने आपको लिए बनाया है आपके लिए, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार सुनिएगा, तो ये एक्सरसाइज आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी और फिर इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो।